जोहार, मैं रज़ाउल हक अंसारी, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम महान स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कयूम अंसारी जी पर बात करेंगे। आखिर महान पसमानदा स्वतंत्रता सेनानी मोमिन कॉन्फ्रेंस के नेता अब्दुल कयूम अंसारी को क्यों भुला दिया गया? आज पसमानदा मुसलमान के महानायक, महान स्वतंत्रता सेनानी, मोमिन कॉन्फ्रेंस के नेता फ़ख्रे कौम अब्दुल कयूम अंसारी जी की 53वीं पुण्यतिथि है। एक चूल्हा पठान से इतना डर गया, मोटर से उतरा और वहीं पे मर गया। ये तुकबंदी बिहार के एक मौजूदा विधायक के नाना ने 1973 में की थी। फ़ख्रे कौम अब्दुल कयूम अंसारी के बारे में। अब्दुल कयूम अंसारी वो अजीम शख्सियत रहे हैं जिन्होंने जिन्ना की सांप्रदायिक राजनीति और धर्म के आधार पर अलग देश पाकिस्तान बनाने की कोशिशों का डटकर विरोध किया था। जिस ज़माने में मुस्लिम लीग खुद को देश के मुसलमानों की अकेली ठेकेदार समझ रही थी, उसी ज़माने में अंसारी ने उसे चुनाव में चुनौती दी। बिहार विधानसभा में 6 सीटें जीतकर यह साबित कर दिया कि सब मुसलमान जिन्ना के पीछे नहीं है। तब चुनाव पृथक निर्वाचन प्रणाली से हुए थे, यानी हिंदू समाज ने हिंदू उम्मीदवारों को वोट दिया था और मुसलमानों ने मुस्लिम उम्मीदवारों की। अब्दुल कयूम अंसारी की पैदाइश 1 जुलाई 1905 को हुई थी, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के नवली गांव में। बाद में उनका परिवार बिहार के डेहरी ऑन सोन चला गया। उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई सासाराम में की। उच्च शिक्षा के लिए अलीगढ़ और कलकत्ता और इलाहाबाद का सफ़र तय किया। उनका ताल्लुक एक धनी परिवार से था, लेकिन आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने शान-ओ-शौकत छोड़कर सादगी की ज़िंदगी अपना ली। बहुत कम उम्र में उन्होंने खुद को आज़ादी की लड़ाई में झोंक दिया। वो महज़ 16 साल की उम्र में जेल भी गए। दरअसल हुआ यह कि कांग्रेस के आह्वान पर उन्होंने सरकारी स्कूल छोड़ दिया। उनके साथ तमाम बच्चों ने भी सरकारी स्कूल छोड़ा। ऐसे बच्चों के लिए उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की। यह घटना असहयोग और खिलाफत आंदोलन के दौरान की है। इन आंदोलनों में हिस्सा लेने की वजह से ही उन्हें कम उम्र में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। जेल में छूटने के बाद भी उनका आंदोलनों में हिस्सा लेना जारी रहा। इसी वजह से उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए इधर-उधर भागना पड़ा। उन्होंने एक युवा नेता के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया। 1928 में कलकत्ता की अपनी यात्रा के दौरान साइमन कमीशन के खिलाफ छात्रों के आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक नीतियों का खुलकर विरोध किया। वो भारत को विभाजित करके पाकिस्तान बनाने की मुस्लिम लीग की मांग के खिलाफ थे। मुस्लिम लीग से मुकाबले के लिए उन्होंने मोमिन आंदोलन शुरू किया। इस बैनर के तहत उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से पिछड़े मोमिन समुदाय के उत्थान के लिए काम किया और उस समय भारत की मुस्लिम आबादी का आधा हिस्सा था। अब्दुल कयूम अंसारी जीवन भर अखिल भारतीय मोमिन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रहे। मोमिन आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन किया, जिसे एक एक अखंड भारत के लिए और सामाजिक समानता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र की स्थापना और विकास के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने कारीगर और बुनकर समुदाय के कल्याण के लिए और देश के कपड़ा उद्योग में हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए काम किया। बिहार की राजनीति में गरीब, पिछड़े और दलितों के मसीहा के रूप में उभरे अब्दुल कयूम अंसारी ने शिक्षा और साक्षरता के प्रसार के लिए काम किया। उनकी ही कोशिशों से 1953 में अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था। अब्दुल कयूम अंसारी एक कुशल पत्रकार, लेखक और शायर भी थे। वह उर्दू साप्ताहिक अल-इस्लाह, द रिफॉर्म और उर्दू मासिक मसावत समानता के संपादक थे। उनके अखबारों के नाम से ही उनकी विचारधारा के बारे में पता चल जाता है। वो पूरे समाज को बराबरी पर लाना चाहते थे, खासकर कमज़ोर वर्गों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक रूप से मजबूत बनाने के हक में थे। इसके लिए उन्होंने जी-तोड़ संघर्ष किया। आज़ादी से पहले आंदोलन के ज़रिए और आज़ादी के बाद सरकार के मंत्री के रूप में दबे-कुचले समाज के उत्थान के लिए भरसक प्रयास किए। अब्दुल कयूम अंसारी सही मायने में जनता के नेता थे, विशेष रूप से वंचित और गरीब लोगों में सबसे गरीब थे। वह अपनी मृत्यु तक कांग्रेस के सच्चे और वफादार नेताओं में से थे। वह लगभग सभी मुख्यमंत्रियों के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री रह चुके थे। वह सभी समुदाय के गरीबों के मसीहा थे। यह
यह हुआ है जिन्होंने बिहार के लगभग सभी जिलों में गरीब छात्रों के लिए छात्रावास और मुफ्त भोजन की स्थापना की। उन्हीं की शुरू की गई योजना को आज केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर पूरे भारत में मिड डे मील योजना के नाम से चला रही है। उनकी पार्टी मोमिन कॉन्फ्रेंस ने 1946 का आम चुनाव लड़ा, मुस्लिम लीग के खिलाफ बिहार विधानसभा में 6 सीटें जीतने में कामयाब रही। इस प्रकार वे बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह के मंत्रिमंडल में बिहार के मंत्री बनने वाले पहले मोमिन बन गए। युवा मंत्री के रूप में वो बिहार केसरी श्री बाबू और बिहार विभूति अनुग्रह बाबू दोनों के विश्वास पात्र बने। बाद में उन्होंने मोमिन कॉन्फ्रेंस को एक राजनीतिक संस्था के रूप में भंग कर दिया, इसे एक सामाजिक आर्थिक संगठन बना दिया, खुद कांग्रेस में शामिल हो गए। वो लगभग 17 वर्षों तक बिहार मंत्रिमंडल में मंत्री रहे और विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों को संभाला, निस्वार्थ सेवा और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। अब्दुल कयूम अंसारी की अनूठी देशभक्ति अक्टूबर 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तान के आक्रमण के दौरान स्पष्ट थी, जब आक्रमण की निंदा करने वाले पहले मुस्लिम के रूप में उभरे। उन्होंने भारत सरकार के समर्थन में मुस्लिम जनता को लामबंद किया। 1957 में कब्जे वाले कश्मीर को मुक्त करने के लिए भारतीय मुस्लिम युवा कश्मीर मोर्चा का गठन किया। उन्होंने दिसंबर 1948 के दौरान हैदराबाद में रजाकारों के भारत विरोधी विद्रोह में भारत सरकार का समर्थन करने के लिए भारतीय मुसलमानों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अफसोस की बात यह ही है कि भारतीय समाज, खासकर मुस्लिम समाज में स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे देशप्रेमी, समाज सुधारक और हमेशा वंचितों के हक की आवाज़ उठाने वाले इस शख्सियत को भुला दिया गया। जिस व्यक्ति ने देश के लिए कुर्बानी दी, जिन्ना के टू नेशन फार्मूले का डटकर मुकाबला किया, उसे भुला दिया गया। 1 जुलाई 2005 को भारत सरकार ने आज़ादी का लड़ाई और सामाजिक उत्थान में उनके योगदान को याद करते हुए एक डाक टिकट जारी किया। बेहतर तो ये होता कि गंगा जमुनी तहजीब को कायम करने वाले के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश में उनके नाम से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाता। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस अजीम शख्सियत को आखिर क्यों भुला दिया गया? क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि उनका ताल्लुकात समाज के कमज़ोर तबके से था और कमज़ोर तबके को बराबरी और सम्मान दिलाना चाहते थे? समाज में बराबरी के विरोधी ब्राह्मणवादी सोच के लोगों ने उनके विचारों और उनके योगदान पर हमेशा पर्दा डालने की कोशिश की। बिहार में पसमानदा राजनीति के अगुआ पूर्व सांसद अली अनवर ने अपनी किताब मसावत की जंग में विस्तार से बताया कि अशराफिया तबके के मुस्लिम नेताओं के साथ गैर अंसारी पिछड़े तबके के मुस्लिम नेता अब्दुल कयूम अंसारी के बारे में कितनी घटिया सोच रखते थे। मसावत की जंग पेज नंबर 143 में अली अनवर लिखते हैं कि गुलाम सरवर बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ने एक इंटरव्यू में अब्दुल कयूम अंसारी को तत्कालीन मुख्यमंत्री बीके सहाय का चमचा नंबर 1 बताते हुए कहा कि अंसारी को चमचागिरी के एवज में कैबिनेट मंत्री का पद मिल गया है। अब्दुल कयूम अंसारी आज़ादी से पहले अर्थात 1946 में कैबिनेट मंत्री थे। पूरा देश जानता है कि वह अगर कैबिनेट मंत्री थे तो किसी श्री बाबू के भी सहाय या केदार पांडे के रहमो करम से नहीं, बल्कि अपने जनाधार और आज़ादी की लड़ाई में अपने योगदान के चलते। मंत्री का ओहदा उनके लिए बहुत छोटा था। कांग्रेस के पुराने लोग बताते हैं कि 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अब्दुल कयूम अंसारी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का मन बना लिया था। दिल्ली में सब कुछ तय हो गया था। उन्हें शपथ लेने का तैयारी करने को कह कर पटना भेज दिया गया था, लेकिन उसी समय एक हादसा हो गया। ढेरी अराहा नहर का बांध टूटने से अमियावर गांव में बाढ़ आ गई। वो हालात का जायजा लेने गए थे। गांव को हुए नुकसान का निरीक्षण करने और बेघर लोगों को राहत पहुंचाने के दौरान ही अचानक हार्ट अटैक से 18 जनवरी 1973 को उनकी मृत्यु हो गई। यह भी कहा जाता है कि उन्हें पता चल गया कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का फैसला
पलटा जा चुका है। इसी संदर्भ में उनकी मौत हुई। इसी वजह से पठान नेता ने वो तुकबंदी जिसका मैंने शुरू में ज़िक्र किया, अब्दुल कयूम अंसारी साहब ने उपनिवेशवादी विरोध स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और विशेषाधिकार प्राप्त जाति अशराफ मुस्लिम अधि आधिपत्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शनी की। पहली लहर 1925 से 1947 में सबसे अग्रणी पसमानदा आवाज में एक थे। 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी की अध्यक्षता में ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस ने निचली जाति के मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग की, जिससे अशराफ के नेतृत्व वाली मुस्लिम राजनीति से एक कट्टरपंथी प्रतीकात्मक अलगाव हुआ। मोमिन कॉन्फ्रेंस ने मुस्लिम लीग को विशेषाधिकार प्राप्त जाति के मुसलमानों, नवाबों, जमींदारों, पूंजीपतियों की पार्टी के रूप में चित्रित किया और जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत और धार्मिक पहचान के आधार पर पाकिस्तान के आंदोलन का विरोध किया। अंसारी साहब ने हिंदू और मुस्लिम दोनों कट्टरपंथ का विरोध करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बुनकरों, अन्य कारीगर समुदाय के आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक कल्याण और देश के कपड़ा उद्योग में हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए अथक रूप से काम किया। उन्होंने 1953 में भारत सरकार द्वारा पहले अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग काका कालेकर आयोग की नियुक्ति की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा क्षेत्र में सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। मैंने इसके लिए बहुत त्याग किया है। एक तरफ मुझे राजनीतिक जीवन में प्रवेश के बाद ही ब्रिटिश सरकार के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, दूसरी ओर मैंने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत के साथ साथ लीग की सांप्रदायिकता के खिलाफ अपना चेहरा खड़ा किया है। जिन्ना ने दावा किया था कि पाकिस्तान बनने से मुसलमानों की सभी समस्याएं हल हो जाएगी। सांप्रदायिकता की जीत हुई और समय के साथ पाकिस्तान की स्थापना हुई, लेकिन सवाल यह है कि क्या मुसलमानों की कुल समस्याएं ठीक हो गई है और हल हो गई है? सभी समस्याओं के समाधान की बात तो दूर, अभी तक एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। पपिया घोष विभाजन के बिहारी में लिखती है, अब्दुल कयूम अंसारी ने पाकिस्तान की योजना की इस्लाम की सच्ची अवधारणा के विपरीत बताया। सांस्कृतिक असमानता का तर्क, जो मुस्लिम लीग की द्विराष्ट्रीय थीसिस का मूल था, क्रॉस कम्युनिटी अस्तित्व के क्षेत्रीय पैटर्न को प्रतिबिंब नहीं करता था। आखिरकार उन्होंने पूछ लिया कि भारतीय मुसलमानों, अरब या तुर्की के मुसलमानों में क्या समानता है। बंगाल के मुसलमानों में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से अपने सहधर्मवादियों की तुलना में अपने क्षेत्र के हिंदुओं के साथ अधिक समानता थी। मसावत की जंग में अली अनवर लिखते हैं, बकौल खालिद अनवर अंसारी, अब्दुल कयूम अंसारी के बड़े पुत्र, उन्होंने अब्बास से एक बार पूछा कि वह चुनावी राजनीति में कैसे आए, तो उन्होंने बताया कि 1938 में पटना सिटी क्षेत्र की सीट के लिए उपचुनाव होने वाला था। उन्होंने सोचा क्यों ना इस सीट से अपनी किस्मत आजमाई जाए। इस सीट के लिए उम्मीदवार तय करने हेतु बाहर से कई मुस्लिम लीग के नेता भी आए थे। स्थानीय नेता तो थे ही, पटना सिटी के नवाब हसन के घर पर प्रत्याशियों से इसके लिए दरख्वास्त ली जा रही थी। वह भी अपने दरख्वास्त देने वहां पहुंचे थे। दरख्वास्त जमा कर अभी वह दरवाजे तक लौटे ही थे कि अंदर से कह कह के साथ आवाज आई कि अब जुलाहे भी एमएलए बनने का ख्वाब देखने लगे हैं। इतना सुनना था कि वह दरवाजे से फौरन कमरे के अंदर गए और कहा कि मेरी दरख्वास्त लौटा दीजिए, मुझे नहीं चाहिए आपका टिकट। उन्होंने आवेदन लेकर वहीं उसे फाड़ दिया और लौट आए। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों द्वारा चलती ट्रेन से उतार दिए जाने जैसा अपमानित महसूस किया। उसी तरह इस घटना से अब्दुल कयूम अंसारी को भी धक्का लगा। उस छोटी सी घटना से मुस्लिम लीग का असली चेहरा अब्दुल कयूम अंसारी के सामने आ गया था और गौर किया तो पाया कि मुस्लिम लीग में जमींदार, जागीरदार, नवाब, रईस और अशराफ खानदानों के अमीर लोग ही ऊपर से नीचे तक बैठे हुए हैं। आम मुसलमानों, खासकर पसमानदा मुसलमानों का इस संगठन से भला होने वाला नहीं है। यही वही समय था जब अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर
इसलिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक़्फ़ करने का फ़ैसला कर लिया। उनकी इस तहरीक में शामिल होते ही गोया इस आंदोलन को पंख लग गए। जल्दी ही पूरे उत्तर भारत की मुस्लिम राजनीति में उनका नाम गूंजने लगा। मोमिन कॉन्फ्रेंस के नेता अब्दुल कय्यूम अंसारी काका कालेकर आयोग के सदस्य थे। उनके प्रयासों के कारण मुस्लिम समाज के भीतर जातिगत विरोधाभास की मान्यता दी गई थी। यहाँ तक कि जब अंतिम रिपोर्ट नेहरू सरकार द्वारा डंप कर दी गई थी और सिफारिशों को स्वयं ब्राह्मणवादी कालेकर ने अस्वीकार कर दिया था। अब्दुल कय्यूम अंसारी कहते थे, अगर हमें सांप्रदायिकता का खात्मा करना है तो वो राष्ट्र के 2 राष्ट्र के उसूलों को दफनाना होगा। आरएसएस और जनसंघ ने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत को परचम को सबसे मजबूती से थाम रखा है। इस कारण मैं हमेशा जोर देता हूँ कि सारी सांप्रदायिक पार्टियों पर कानूनी प्रतिबंध लगना चाहिए, चाहे वह आरएसएस, जनसंघ, जमात-ए-इस्लामी या मुस्लिम लीग हो। मगर मुझे लगता है केवल कानूनी प्रतिबंध से इस समस्या का हल नहीं होगा। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध के साथ-साथ एक आंदोलन की ज़रूरत है। बहरहाल अब्दुल कय्यूम अंसारी और उनकी विचारधारा आज और भी प्रासंगिक है। देश भर में बरसों से हाशिए पर रहे पिछड़े तबके के मुसलमान यानी पसमानदा मुसलमान अब राजनीति की मुख्यधारा में शामिल होकर केंद्र और राज्यों की सत्ता में अपनी हिस्सेदारी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए अब्दुल कय्यूम अंसारी मशाले राह है। उनकी ज़िंदगी आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाती रहेगी। ऐसे सच्चे देश प्रेमी समाज सुधारक नेता को उनके यौम वफ़ात के मौके पर दिल की गहराइयों से खिराजे अकीदत पेश करता हूँ। जोहार।